हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस में हमसे पूछा था कि क्या हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को इन डेप्थ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। सो वी आर मेकिंग दिस वीडियो जहाँ पे हम पराग पारेख को इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग मेनली पराग पारेख को एक्सप्लेन करने के लिए 5 पॉइंटर्स कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंटर हम कवर करेंगे कि पराग पारेख इन्वेस्ट कैसे करता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट फिलॉसफी, वो लोग किसको फॉलो करते हैं वाइल इन्वेस्टिंग, आर दे वैल्यू इन्वेस्टर्स, आर दे ग्रोथ इन्वेस्टर्स, मोमेंटम कैच करते हैं या फिर वोलेटिलिटी मेक श्योर करते कि लो रहे, उनका स्टाइल क्या है वो हमको जानना जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल कवर दिस। जो दूसरी चीज हम कवर करेंगे वुड बी देयर पास्ट रिटर्न्स, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एट द वेरी सेम टाइम जब आप ये फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या रिस्क है, कैसे ये फंड ने अपना एसेट एलोकेशन ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स चेंज किया है, कैसे उन्होंने डेट में एक्सपोजर लिया है, कब उन्होंने यूएस स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया है, वो सारे पॉइंटर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द वेरी सेम टाइम म्यूचुअल फंड लेवल पे वैल्यूएशंस की बात कोई नहीं करता है, तो हम लोग ने इस वीडियो में इंश्योर किया है कि हम लोग म्यूचुअल फंड लेवल पे भी वैल्यूएशंस की बात करें, क्योंकि आप जब भी वैल्यूएशंस की बात करते हो तो आप कंपनी लेवल पे करते हो, आप इंडेक्स लेवल पे करते हो, बट म्यूचुअल फंड लेवल पे भी वैल्यूएशन समझना बहुत ज़रूरी है कि वेदर दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव और नॉट। ऑलराइट, द थर्ड थिंग दैट विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो इज कि पराग पारेख में रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस हुए, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो सारे चेंजेस को समझें और जाने कि कैसे हमें इम्पैक्ट करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करेंगे। एंड फोर्थ एंड द फिफ्थ थिंग आर बेसिकली सेबी द्वारा भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं जिसकी वजह से पराग पारेख पे इम्पैक्ट आया है, तो उसको हम कवर करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि कैसे हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स इन चीज़ों को अपने फायदे के लिए यूज़ कर सके और बेटर रिटर्न्स हमारे ओवरऑल कैपिटल पे हम ला सके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम होपिंग आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आप सभी हमारे वीडियोस देख रहे हो, पर ये डेटा हमें बता रहा है कि आप चैनल पे वीडियोस देख तो रहे हो बट आप सब्सक्राइब नहीं हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आई विल मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक मेंशन कर रहे हो उस टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ आती है कि पराग पारेख इन्वेस्ट कैसे करता है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी। तो देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अगर है, वो किसी ना किसी को अपना गुरु मानते हैं, किसी ना किसी की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे चलते हैं और अपना एक थीसिस बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर रहे हैं, उसी तरह पराग पारेख के फंड मैनेजर्स भी वैल्यू इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो उनकी जो मेजर फिलॉसफी है वो वहाँ से आती है कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग उन्होंने यूएस में की थी, स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे और वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमको समझना ज़रूरी है कि जब हम पराग पारेख में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम एज वैल्यू इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड इज टाइम होराइजन। तो हम जब भी बात करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है तो लंबे समय के लिए करना है। अब लंबा समय कितना होता है, तो पराग पारेख क्लियरली बोलता है कि हम अगर कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं तो उसमें हम 5 साल का टाइम होराइजन तो देख ही रहे हैं। तो वो ये नहीं देख रहे कि अगले क्वार्टर में या उसके बाद वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस आने वाला है, बट रादर वो ये देख रहे हैं कि वो 5 साल के पीरियड में, से फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कैसा कंपनी परफॉर्म करने वाली है। तो अगर हम भी पराग पारेख में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये फंड के साथ एटलीस्ट 5 साल के लिए स्टिक करना है, क्योंकि ये फंड भी जिन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है उसके साथ 5 साल शायद स्टिक करने वाला है। सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो टाइम होराइजन है वो 5 साल का लेके चल रहा है। और इसके अलावा 5 ऐसे पैरामीटर्स है जो वो ज़रूर देखते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। वन इज़ द मैनेजमेंट क्वालिटी। अगर आप पराग पारेख के सारे स्टॉक्स देखोगे, उनमें जो भी स्टॉक्स है उसके प्रमोटर्स के ऊपर कोई भी डर्ट नहीं होगा। ठीक है, वेरी क्लीन प्रमोटर्स, वेरी नाइस प्रमोटर्स, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरियाज। जैसे ही मैनेजमेंट में कोई फ्लॉ है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा पैरामीटर एवेल्युएट ही नहीं करते हैं, पहले ही पैरामीटर पे कंपनी को रिजेक्ट कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। वैसे ही सेकेंड चीज जो वो देखते हैं, ऑलराइट, वो रिटर्न ऑन कैपिटल देखते हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एग्जैक्टली क्या होता है, कैपिटल कहाँ से आता है, डेट वालों से आता है और इक्विटी वालों से आता है। तो इन दोनों का पैसा मिला के इस पैसे पे कितना पैसा कंपनी बना के दे पा रही है, वो ये फंड कैलकुलेट करता है और उसके बेसिस पे देखता है कि क्या ये इन्वेस्टेबल है या नहीं है। और उन्होंने 5 साल का टाइम होराइजन लिया, तो 5 साल के टाइम होराइजन में पूरी बिजनेस साइकिल कवर हो जाती है। और जैसे ही पूरी बिजनेस साइकिल कवर हो जाती है, उस पूरी बिजनेस साइकिल में कितना रिटर्न ऑन कैपिटल आ पा रहा है वो इवैल्यूएट करता है। तो होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब सिक्लिकलिटी होती है तो 2 साल रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज लुकिंग फॉर, बट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज कि व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल ओवर एन एंटायर बिजनेस साइकिल ऑफ 5 ईयर्स एटलीस्ट। सो दैट गिव्स अ वेरी गुड इनसाइट कि भाई कंपनी एक पूरे बिजनेस साइकिल में कैसा परफॉर्म करने वाली है। द थर्ड थिंग दैट दे लुक एट इज कितना लेवरेज है कंपनी में, कितना डेट उठाया हुआ है उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक स्टील कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि इक्विटी का 10-10 गुना डेट है, तो उनके लिए नो ब्रेनर हो जाता है कि इसमें हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। ऑलराइट, तो लेवरेज एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इनका कि कितना लेवरेज डाला हुआ है। और लास्ट चीज जो आती है विच इज द वैल्यूएशंस। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, क्या कहा कि ये लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स है।
ऑलराइट। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स अगर कोई बन रहा है तो वो 4 पैरामीटर्स अगर फंडामेंटली देख रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो वैल्यूएशन ना देखे, क्योंकि जब भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमें ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही है कंपनी में, बट एट द वेरी सेम टाइम वो हमें एक सस्ते दाम पे मिल रही है। तो दैट सस्ता दाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो पांचवा पैरामीटर जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है कि वैल्यूएशंस कैसा है। लास्टली इस पॉइंटर में हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि पराग पारेख सिंस एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो वो इंडियन इक्विटी, यूएस इक्विटी, डेट, कैश, ये सारी जगह पे अपना पैसा रख सकता है। तो जब वो इंडियन इक्विटी में पैसा डालता है तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई जो भी कंपनी में पैसा डाले वो कम से कम 700 करोड़ की मार्केट कैप की हो। ऑलराइट, सो एनी कंपनी दैट दे आर इन्वेस्टिंग, इट कैन बी स्मॉल, बट कम से कम 700 करोड़ तो होना ही होना चाहिए उसका वैल्यूएशन, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। वो लोग 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम फैक्चुअली देखें तो फंड का साइज इतना बड़ा हो गया आज के टाइम पे कि ये नंबर जो 700 करोड़ का है ये अब फंड को बाय डिफॉल्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। वो कैसे बढ़ाना पड़ेगा उसको हम आगे समझते हैं, बट ये चीज़ हमको समझनी ज़रूरी है। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हमको देखना है और समझना है वो हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि पराग पारेख का पुराना रिटर्न्स कैसा रहा है, कैसा परफॉर्म किया है फंड ने। जैसे कि आप देख पा रहे हो पराग पारेख का 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न कुछ ऐसा रहा है। ऑलराइट, सिंस इंसेप्शन उसने करीबन 20% का रिटर्न दिया है। और यही सेम चीज़ अब हम निफ्टी 500 या निफ्टी 50 में देखें तो पराग पारेख में हर टाइम होराइजन में आउट परफॉर्मेंस हमको मिला है। अगर हम निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो भी हमें 5.81% का आउट परफॉर्मेंस दिखा है इन अ 1 ईयर टाइम फ्रेम। ऑलराइट, वैसे ही आप इसको 3 साल, 5 साल, 10 साल कर लेते हो तो भी आपको 5 से 7% का आउट परफॉर्मेंस तो हर बार दिख ही रहा है। सो विच इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो टू बी इन कि हम निफ्टी 50 या निफ्टी 500 जैसे इंडाइसेस से कंपेयर कर रहे हैं जिन्होंने खुद ने 11-12% का रिटर्न दिया है ये टाइम फ्रेम में, उसको भी अगर 6-8% से आउट परफॉर्म कर पा रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड लाइकवाइज दूसरा पॉइंट जो इसमें देखना जरूरी है इस फ्लेक्सी कैप फंड्स का एक कैटेगरी है। ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग एएमसीज के फ्लेक्सी कैप फंड्स है। सो क्या पराग पारेख टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड में रहा है या नहीं रहा है वो हमको जानना जरूरी है। तो अगर हम 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर कैटेगरी में अगेन देखें तो 1 ईयर में ये सेकंड रैंक पे रहा है, 3 इयर्स में ये 9th रैंक पे रहा है, 5 इयर्स में ये 6th रैंक पे रहा है और 10 इयर्स में ये सेकंड रैंक पे रहा है। सो पिछले 10 साल में ये फंड ने इंश्योर किया है कि वो टॉप 10 में तो रहे रहे, और उसमें से करीबन करीबन दो बार उसने इंश्योर किया है 10 ईयर रिटर्न बेसिस पे या फिर 1 ईयर रिटर्न बेसिस की वो टॉप 5 में भी रहे। ऑलराइट, so that is again a very good thing। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग द फंड हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। फ्यूचर में क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो हम जैसे जैसे और फैक्ट जानेंगे तो हमको पता चलेगा। अभी के लिए हमको इतना चीज समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको समझना जरूरी है। पहले हमने जब वीडियोस बनाए थे तो आपने पूछा था कि ये पार्ट भी डीपली एक्सप्लेन करो, ये पार्ट भी थोड़ा सा और इन डेप्थ एक्सप्लेन करो, तो अब आज हम उसको कवर करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज अल्फा। ऑलराइट, अगर हम पराग पारेख का अल्फा देखें तो करीबन करीबन 7 से 8% है, वो हमने ऊपर भी देखा। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर हम और फ्लेक्सी कैप फंड्स देखें, ऑलराइट, जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, मोतीलाल है, क्वांट है, तो उनका भी करीबन करीबन आपको 4 से 7% के आसपास मिलेगा। बट पराग पारेख ने उनसे भी बेटर परफॉर्म किया। इट हैज गिवन एन आउट परफॉर्मेंस ऑफ 8%। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि वो अपने पेयर्स को बहुत अच्छे से बीट कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा जनरेशन। फॉर दोज हु डू नॉट नो अल्फा जनरेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली द आउट परफॉर्मेंस विज़-विज़ द इंडेक्स। अगर हम निफ्टी 500 को इंडेक्स मान के चल रहे हैं तो निफ्टी 500 से कितना बेटर ये फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं वो ये बताता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज बीटा। ऑलराइट, मार्केट के साथ कितना वेरी कर रहा है हमारा पोर्टफोलियो या फिर पराग पारेख का एंटायर फंड, वो बीटा बताता है। तो जितना कम होगा उतना बेटर है, क्योंकि अगर मार्केट 10% से गिरता है तो हम चाहेंगे कि हमारा फंड जो है वो कम से कम गिरे। ऑलराइट, तो ये जितना लो होगा उतना बेटर हो जाता है। तो अगेन आप देख पा रहे हो कि पांचों फंड्स में से सबसे अच्छा बीटा पराग पारेख है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों कलर्स को ग्रीन कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारा विनर हमको पराग पारेख मिल रहा है। बाय द वे, हमको कोई भी पैसा नहीं मिलता पराग पारेख से टू प्रमोट इट। इट इज जस्ट दैट वी आर स्टेटिंग फैक्ट्स और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कैसे वर्कआउट हो रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आप किसी भी फंड का या फिर कोई भी चीज का एक एवरेज रिटर्न निकालते हो और डेली बेसिस पे देखते हो कि वो एवरेज से कितना दूर आपका रिटर्न आ रहा है। ऑलरेडी, या फिर वो पर्टिकुलर मेट्रिक आ रहा है। सो जितना कम दूर आएगा आपका एवरेज से उतना बेटर होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। विराट कोहली का अगर वनडे एवरेज 50-55 का है तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि विराट कोहली हर मैच में आके 50-60-70 रन बनाए, ना कि एक मैच में 0 बनाए फिर अगले मैच में 100 बनाए। तो होता क्या है, उससे प्रेडिक्टेबिलिटी विराट कोहली की खराब हो जाती है। तो वही सिमिलर लॉजिक के साथ अगर हम देखें, अगर एक फंड 20% रिटर्न दे रहा है ऑन एन एवरेज, तो हम चाहेंगे कि वो हर साल ही 20 दे। ऑलराइट, ना कि एक साल 0 दे और अगले साल 50 दे दे। ऑलराइट, इन दैट केस हमारे लिए वो पैनिक सिचुएशन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो जितना लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है उतना हम एवरेज के नजदीक रहते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी पराग पारेख इज विनिंग, सो विच इज इन इटसेल्फ अगेन अ वेरी गुड सिनेरियो टू बी इन। ऑलराइट,
देन वी हैव शार्प रेशो। हमने लास्ट वीडियो में शार्प रेशो डिस्कस किया था, वो क्या कंपेयर करता है, रिटर्न और रिस्क को साथ में कंपेयर करता है, ऊपर रिटर्न लेता है और नीचे रिस्क लेता है। तो ये रेशो प्रिडोमिनेटली जितना बड़ा होगा उतना बेटर है, क्योंकि ऊपर अगर रिटर्न्स है मेरे पास एक फ्रैक्शन में, तो अगर न्यूमरेटर मेरा बढ़ता जाएगा तो इट्स अ गुड साइन, नीचे रिस्क है मेरे पास डिनोमिनेटर में, तो जितना कम होगा उतना बेटर होता जाएगा। तो वो रेशो को अगर मुझे बढ़ाना है तो रिटर्न ज्यादा चाहिए, रिस्क कम चाहिए। यहाँ पे अगेन पराग पारेख इज विनिंग कि भाई रिटर्न और रिस्क का जो रिलेशन है वो यहाँ पे फेवरेबली वर्क करता जा रहा है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब ये चार चीजें तो ऐसी है जो मैंने नहीं तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के यूट्यूब वीडियो में देख ही ली होगी या सुनी ली होगी और समझ ही ली होगी। बट इसके अलावा दो नए ऐसे पैरामीटर्स है जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वन इज द अपसाइड कैप्चर एंड द अदर वन इज द डाउनसाइड कैप्चर। अपसाइड कैप्चर का मीनिंग मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि ये मार्केट है, मार्केट जब 100% ऊपर जाता है तो अपसाइड कैप्चर का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर मेरा फंड है वो कितना परसेंट ऊपर जा पा रहा है। तो इन द केस ऑफ पराग पारेख वो 85% ही ऊपर जा पा रहा है। तो मतलब पूरा मार्केट 100% ऊपर चला गया बट आपका पराग पारेख फंड सिर्फ 85% ही जा पाया। ऑन द कॉन्ट्रारी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट से भी बेटर ऊपर चला जाता है। मार्केट 100% गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 108% चला गया। जेएम फ्लेक्सी और बेटर करता है, मार्केट 100 गया, जेएम फ्लेक्सी 109 चला गया। ऑलराइट, मोतीलाल 93 चले जाता है, क्वांट फ्लेक्सी तो 121 चला जाता है। तभी बुल रन में क्वांट फ्लेक्सी कैप का नाम हो गया था, क्वांट मिड कैप फंड का, स्मॉल कैप फंड का नाम हो गया था। उसका रीजन यही है कि बुल रन में जब मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं तो ये जो फंड है वो और ऊपर जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इसको हम अपसाइड कैप्चर बोलते हैं कि भाई ऊपर जाने का पोर्शन कितना कैप्चर कर लिया, तो वहां पे पराग पारेख फंड इज नॉट डूइंग दैट वेल। अब यही सेम लॉजिक हम डाउन साइड में भी लगाते हैं कि मार्केट जब नीचे आता है, ऑलराइट, 100% से गिर जाता है या 50% से गिर जाता है, तो इन दैट केस आपका जो पराग पारेख फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है अगर हम देखें तो 100 के सामने 49 ही गिरता है। ऑन दी कॉन्ट्रारी एचडीएफसी फ्लेक्सी का 67% गिर जाता है, जीएम फ्लेक्सी 87 गिर जाता है, मोतीलाल 87 गिर जाता है, क्वांट फ्लेक्सी 96 गिर जाता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, जो फंड जितनी तेजी से ऊपर भी जा रहा है मार्केट के साथ उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रहा है। तो पराग पारेख में एक चीज बहुत अच्छी है जो मुझे पर्टिकुलरली लगती है कि भले ही मार्केट जितना ऊपर जा रहा है उतना ऊपर ये नहीं जा रहा है, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो इन दैट केस ये उतनी तेजी से नीचे भी नहीं आता है। ऑलराइट, सो डाउनसाइड कैप्चर में इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर पराग पारेख फंड। अब यही दोनों रेशो को हम डिवाइड करके एक रेशो भी निकाल सकते हैं। तो हमने किया हुआ ये चीज आप देख पा रहे हैं कि हम यूसी अपॉन डीसी करते हैं तो हम एक रेशो निकाल पा रहे हैं फॉर ऑल द 5 फंड्स। 173% पराग पारेख का आ रहा है, एचडीएफसी का 161 आ रहा है, जेएम फ्लेक्सी का 125 आ रहा है, मोतीलाल का 106 आ रहा है, क्वांट फ्लेक्सी का 126 आ पा रहा है। सो इन दिस केस वी आर एबल टू सी कि भाई ऊपर जाते टाइम इतना अच्छा नहीं किया लेकिन नीचे जाते टाइम बहुत अच्छा कर लिया। तो दोनों का मिक्स करके एक जो रेशियो निकल रहा है वो पराग पारेख के फेवर में निकल रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका मेन गोल मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस अप्रिसिएशन है देन इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड फंड। अगर आपका मेन गोल अप्रिसिएशन ज्यादा है और आपको डाउन साइड से इतना फर्क नहीं पड़ता है तो आप दूसरा फंड देख सकते हो उस केस में। ऑलराइट, सो दिस इज वन वेरी गुड थिंग। ड्रॉडाउन एक ऐसी चीज है कि टॉप से कितना नीचे आ गया वो फंड, ऑलराइट, तो जितना कम होता है उतना बेटर होता है। इन दैट केस द क्लियर कट विनर इज एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, केवल 10-11% का ड्रॉडाउन है विच इज अमेजिंग। ऑलराइट, एंड टर्नओवर रेशियो को हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कितना चर्न कर रहा है एक पर्टिकुलर फंड और कितने स्टॉक्स बेच रहा है खरीद रहा है। ऑलराइट, वो जितना कम होगा उतना बेटर है, क्योंकि अगर यही फंड की बात करें तो ये फंड कह रहा है कि मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और फिर भी इसका टर्नओवर रेशियो 50-55-100% आ जाता है। मतलब वो बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, विच इज नॉट द केस। 18-19% का हमको चर्न दिख रहा है या फिर टर्नओवर दिख रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड साइन। ऑलराइट, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इस पर्टिकुलर फंड के बारे में वीडियो में शेयर करनी है इज दैट दे हैव सेड दैट वी आर वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो चलिए समझते हैं कि वो वैल्यू इन्वेस्टर्स है या नहीं है थ्रू देयर एसेट एलोकेशन। वो लोग कब कब मार्केट्स में इक्विटी में ज्यादा पैसा डालते हैं, कब कम कर देते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला चीज सितंबर 2018 की बात करते हैं। तो उस समय इन्होंने इंडियन और फॉरेन इक्विटी में मिला के करीबन 87-88% इन्वेस्ट किया था और 12-13% कैश या डेट में थे लोग, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज उस समय मार्केट्स बहुत महंगे थे। अगर आपको 2018 सितंबर की बात याद हो तो इन दैट ईयर स्मॉल कैप्स मिड कैप्स इंडिया में बहुत महंगे वैल्यू पे ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने 10-12% का कैश और डेट रखा था विच इज अ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, यही बात जब हम दिसंबर 2019 पे आ जाते हैं तो उन्होंने वैल्यूएशन कम कर दिया क्योंकि वैल्यूएशन में करेक्शन मिला, उन्होंने पैसा थोड़ा सा और इक्विटी में डाल दिया। मार्च 2020 की बात करें जब मार्केट एकदम से गिर गया तो आप देख पा रहे हैं कि इनका डेट एलोकेशन केवल 3% रहा। ऑलराइट, 97% दे वर ऑल इनटू इक्विटी विच इज अ वेरी गुड थिंग। Now let's come to 2022 when the market corrected
अराउंड 15-20% अगेन उन्होंने क्या किया, वापस अपना पैसा इक्विटी में डाल दिया। सो करेक्शन स्टार्ट हुआ था करीबन जुलाई के आसपास, अगर आपको याद हो तो आप चार्ट्स देख सकते हैं। तो नवंबर के आसपास उन्होंने वापस इक्विटी में पैसा डाल दिया। एंड लाइकवाइज अगर हम अभी की बात करें, दैट इज द लास्ट 1 ईयर वेयर द मार्केट्स वर करेक्टिंग, या फिर मार्केट्स के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थे, उन्होंने अपना इक्विटी से एक्सपोजर कम करके डेट और कैश में 20% मेंटेन किया है। ऑलराइट, सो दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे आर लुकिंग कि कहीं पे वैल्यूएशन सस्ता मिले तो पैसा डाले। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स, दे आर सेइंग कि हम वैल्यू इन्वेस्टर्स है, तो उनको जहां जहां मौका मिल रहा है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का वो वहां वहां कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट इज द केस। अगेन वन कंपैरेटिव एनालिसिस दैट वी सिंपली डिड वाज अराउंड द वैल्यूएशंस ऑफ ऑल द 5 फंड्स। ऑलराइट, तो हम लोग अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो एक पी मल्टीपल हम लोग जनरली कंपनीज का भी और इंडाइसेस का भी देखते हैं, तो लाइकवाइज आप फंड का भी देख सकते हो। अब पी रेशो जैसे कि आप ये पांचों फ्लेक्सी कैप का फंड का देख पा रहे हो, तो उसमें आपको दिख रहा है कि सबसे सस्ता फंड 18.79 के पी मल्टीपल पे पराग पारेख है। देन एज यू गो टू अदर फंड्स यू विल सी दैट ये नंबर 23, 30, 27, 57 इतना ज्यादा हो जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगेन कि वैल्यूएशंस के टर्म्स में कितना सस्ता या महंगा है। एंड लास्टली हम ये देख सकते हैं कि 5 स्टॉक्स में कितना परसेंट इनका पैसा डला हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल पराग पारेख में 31.61% है, HDFC में 35 है, SJM में 21 है, मोतीलाल में 47 है, विच इज वेरी ह्यूज। ऑलराइट, क्वांट में 32 है। सो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड इज मोर अबाउट कि वो लोग कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेंगे और हेवी बेट्स लेंगे और वेट करेंगे कि रिजल्ट आ जाए। सो वहां पे थोड़ा सा एक्सपोजर अलग तरीके का है। अब एक लास्ट पॉइंट जो इसमें मुझे आपके साथ डिस्कस करना है कि रिटर्न्स पे एक इम्पैक्ट और कहाँ से आ रहा है। सो अगर आप पराग पारेख फंड को देखो तो वो काफी ज्यादा कैश एक्सपोजर रखता था ऑलरेडी बेस्ड ऑन द वैल्यूएशंस। तो अब वो कैश को क्या करता है, वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में पार्क कर देता है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज जनरली जब भी अराइज होती है तो सालाना 6-7% रिटर्न्स बन जाता है। तो आपने बहुत सारे आर्बिट्राज फंड्स भी देखे होंगे जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा वहां पार्क कर सकते हो। तो वही चीज पराग पारेख करता है कि वो कैश अपना आर्बिट्राज फंड्स में पार्क कर देता है ताकि उनको थोड़ा थोड़ा बहुत रिटर्न्स मिल सके। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जहाँ पे हम रीसेंट पोर्टफोलियो चेंजेस जो हुए वो समझते हैं। तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जैसे मैंने स्कैनेक्स यूज किया था, वहां पे मैंने पराग पारेख में जो भी चेंजेस हुए, थोड़ा बहुत स्टॉक जो निकाला है उन्होंने, जो ऐड किया है, जो पूरा एग्जिट कर लिया, जो पूरा नया एंट्री किया है, उसका पूरा लिस्ट मिल गया। ऑलराइट, सो द लिस्ट इज ह्यूज। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, 1 ईयर, दे हैव मेड दीज चेंजेस टू देयर पर्टिकुलर फंड। ना उसमें क्या क्या चीजें मैं इन्फर कर पा रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रियलिटी बेस्ड थीम्स में थोड़ा सा बुलिश हो गए। फार्मा हेल्थ केयर में आफ्टर 2-3 years देयर सम बुलिशनेस दे आर एबल टू सी। लाइकवाइज पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है उनमें दे आर बुलिश। थोड़ी सी कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम्स पे लोग बुलिश हो गए हैं। जो मोनोपोली कंपनीज है उसमें वो अपना बेट इंटैक्ट ही रख रहे हैं, जैसे कि CDSL है, ICRA है, MCX है, रिलायंस है, सो एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, जो एग्जिट्स आए मेनली, वो एग्जिट्स कहाँ से आए हैं, वो एग्जिट्स उन कंपनियों से आए हैं जहाँ पे उन पर्टिकुलर कंपनियों का जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव हो गया था। सो अगेन ट्रू टू देयर वर्ड्स, दे आर selling those companies where the valuations are a little expensive. And in terms of sector allocation if we see, तो जो नए सेक्टर ऐड हुए which a lot of people are bullish on, for example power. Alright, so power में उनको अच्छी वैल्यू दिख रही है। Alright, so पहले आज से 2 साल पहले पावर में एलोकेशन नहीं था, आज 6% का एलोकेशन है उनके टोटल फंड साइज का। अब धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स का वैल्यूएशन थोड़ा सा नॉर्मल होने लग गया है, इन्वेस्टेबल होने लग गया है। सो दे हैव इंक्रीज देयर एक्सपोजर टू 7% इन ऑटोमोबाइल्स। So this is something that is very interesting to see कि वो लोग कैसे अपना allocation change कर रहे हैं। Apart from this, in terms of foreign allocations, they are not going anywhere outside US. It is predominantly US. बहुत लोग इनसे पूछते हैं कि आप चाइना में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो। So basically lack of data और the way आप चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हो as a fund is not that very great. बहुत बार बहुत लोगों ने जब इन्वेस्ट किया तो शेल कंपनीज बनाई हैं केमन आइलैंड्स में, ये सब में उसके थ्रू इन्वेस्ट किया है और पैसा वापस आता भी नहीं है। Alright, in some of the cases if the route is not good and the government does not allow it, so they are staying away from China. So even though the valuations of Chinese equity markets were on the positive side in terms of कि सस्ता था थोड़ा बहुत। Alright, so this is something that we need to understand. Apart from that, there are some developments that we need to understand कि fund ने कुछ decisions खुद से लिए और कुछ decisions SEBI की वजह से उनको लेने पड़े। For example, एक simple सा rule आया था SEBI का कुछ सालों पहले कि जहाँ पे हमारे इंडिया के सारे ही म्यूचुअल फंड हाउसेस अपनी सारी ही स्कीम्स के थ्रू $7 बिलियन से ज़्यादा बाहर के इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल आप सारे फ्लेक्सी कैप फंड ले लो या फिर सारे ही इंटरनेशनल फंड्स ले लो जो इंडिया में हैं, उनका मिला के एक्सपोजर $7 बिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 60,000 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर इंडियन म्यूचुअल फंड्स नहीं ले सकते हैं बाहर के मार्केट्स में। ये एक कंडीशन थी। अलॉन्ग विद दैट देयर वाज वन मोर कंडीशन
कि पर्टिकुलर फंड वाइज भी $1 बिलियन का कैप है, तो 7-8 हज़ार 9 हज़ार करोड़ का कैप फंड लेवल पे भी है। तो अगर आप पराग पारेख का सिचुएशन देखो तो आज से 4 से 5 साल पहले उनका यूएस एक्सपोजर वाज अराउंड 20-25%, विच इज नाउ कम डाउन टू एज लो एज 11-12% एंड इट कैन नॉट इंक्रीज। ऑलराइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2022 जनवरी में ही 30% एक्सपोजर था इनका यूएस में, आज वो एक्सपोजर कम होकर 11% हो गया है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो नहीं कर सकते। और एक इंटरेस्टिंग चीज और है अबाउट 1 लाख करोड़ एयूएम, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 700 करोड़ के मार्केट कैप से ज्यादा की कंपनियों में ही पराग पारेख इन्वेस्ट करता है। अब मान लेते हैं किसी कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 1000 करोड़, ऑलराइट, 1 लाख करोड़ का एयूएम पराग पारेख के पास है। अब उनको 1% भी अगर इन्वेस्ट करना होगा इस पर्टिकुलर कंपनी में, सो दैट इज समवेयर अराउंड 1000 करोड़, ऑलराइट। तो बेसिकली उनको पूरी की पूरी स्मॉल कैप कंपनी ही खरीदनी पड़ेगी, ऑलराइट। सो 1% एक्सपोजर लेने के लिए भी अपने पूरे फंड साइज का कोई स्मॉल कैप कंपनी में जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ है, उनको पूरा का पूरा कंपनी ही एक्वायर करना पड़ेगा। सो ये एक प्रॉब्लम जनरली होती है जब फंड साइज बड़ा हो जाता है, दे कैन नॉट गो एंड चेस स्मॉल साइज कंपनीज, ऑलराइट, क्योंकि वो स्मॉल साइज कंपनीज का मार्केट कैप इतना छोटा होता है और कोई सिग्निफिकेंट एलोकेशन लेने के लिए, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स बना के देने के लिए उतना एलोकेशन ले ही नहीं पाते। सो अब मिनिमम बेयर मिनिमम इनको कम से कम नाना बोल के 50,000 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके वो वहाँ पे आराम से 1%, 2%, 4%, 5% का एक्सपोजर ले पाएंगे। दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसलिए जो छोटे यूएम का फंड होता है, ऑलराइट, जहाँ पे ईयूएम अभी 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, तो दे कैन इन्वेस्ट 50 करोड़, 100 करोड़ इन अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी। तो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते तो रिटर्न्स अच्छा आ जाते हैं और फंड के पास एक रिटर्न दिखाने को होता है। बट जैसे ईयूएम इतना बड़ा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज वन थिंग, ये ईयूएम की वजह से हम यूएस मार्केट एक्सपोजर भी देख पा रहे कि कम हो गया। एंड एट द वेरी सेम टाइम कुछ कुछ चीज़ें इंटरनली पराग पारेख ने चेंज की है, जैसे कि एग्जिट लोड है, ऑलराइट। अभी ऐसा रूल है कि 10% आपको अगर आपका डला हुआ पैसा विड्रॉ करना है तो उसके लिए कोई एग्जिट लोड नहीं है। बट आपको अगर 10% से ज़्यादा विड्रॉ करना है तो इन दैट केस 1 साल से पहले करना है तो 2% का एग्जिट लोड है, 1 साल से 2 साल के बीच में करना है तो 1% का एग्जिट लोड है, और 2 साल के आप बात कर रहे हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। सो अगेन 2 साल का एक तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन तो मिनिमम लाने ही लाना है अगर आपको एग्जिट लोड अपना जीरो रखना है। तो एक और चीज़ है जो इंटरनली डेवलप हुई है। एंड लास्टली, जो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि जो बुल रन्स होती है वो पूरी ये कैप्चर नहीं कर पाता है फंड। क्यों नहीं कैप्चर कर पाता है? क्योंकि इसका अप कैप्चर थोड़ा सा कम है विज़िवी अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स। डाउन कैप्चर बेटर है बट अप कैप्चर थोड़ा सा लो है। ऑलराइट, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी ब्रीफ एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, ऑलराइट, अगर आप डाल के भूल जाते हो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप एक्टिवली करते हो तो मेरा ये कहना रहेगा कि जो बुल रन्स होते हैं उसमें आप अपना पैसा ऐसे फंड्स में डालो जहाँ पे अप कैप्चर बहुत ज़्यादा हो, और जब साइडवेज मार्केट होते हैं या फिर थोड़े बेरिश होते हैं तो आप पराग पारेख जैसी स्कीम्स पिकअप कर सकते हो, बिकॉज ये आपका पैसा टूटने नहीं देता। सो दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वेर यू कैन प्ले अराउंड विथ योर कैपिटल और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की बात तब आती है जब आप अपना पोर्टफोलियो से 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ करो, उसके बाद 10 लाख, 20 लाख पे आप अगर ये कर रहे हो तो इट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज आप 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बना पा रहे हो, ऑलराइट। बट व्हेन यू आर मेकिंग that particular amount in crores, so absolute number थोड़ा बड़ा हो जाता है, then it makes sense to put in your heads and then get things right। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि you can stay invested fully in पराग पारेख fund when it's a sideways market or it's a bearish market। but जब हमको दिख रहा है कि आने वाले 3 साल बुलिश है थोड़े से, तो in that case you can choose to invest in funds जो थोड़ा सा आप कैप्चर ज़्यादा रखे। So these were the 5 points that I wanted to discuss about पराग पारेख म्यूचुअल फंड। अगेन, जैसे कि मैंने आपसे कहा, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो हम कोई और फंड को इतने डीपली एनालाइज करके आपके लिए वीडियो प्रेजेंट करें तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट। बट कौन से फंड को करें वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। सो इट कुड बी एनी फंड फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, इट कुड बी एनी फंड फ्रॉम HDFC, इट कुड बी एनी फंड फ्रॉम SBI। इनमें से कोई भी फंड मैं डिस्कस कर सकता हूँ। आई एम वेरी ओपन टू डिस्कस। सो वट एवर फंड यू से, विल रिसर्च इन डेप्थ अबाउट इट, विल इन्वेस्ट आवर ओन मनी एंड सी हाउ द फंड इज परफॉर्मिंग फॉर अ बिट, एंड फिर हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। सो आई एम होपिंग आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जितना भी इन डेप्थ मैं कवर कर पाया हूँ मैंने इसमें कवर किया है, और आप डेफिनेटली मुझे दूसरे फंड सजेस्ट करोगे। थैंक यू।